नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की अहम खबरें। जंतर मंतर पर 17 दिनों से सोनम वांगचुक का अनशन, बिगड़ती सेहत के बीच बढ़ा राजनीतिक समर्थन। रथ यात्रा से पहले गुजरात एटीएस का बड़ा एक्शन, सिद्धपुर से 5 से ज्यादा संदिग्ध लोग। और वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा में उपचुनाव की स्क्रूटनी, सिर्फ सतीश पटेल और भीखाभाई रबारी आमने सामने। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्र नेता सोनम वांगचुक का आमरण अनशन लगातार जारी है। अनशन का आज 17वां दिन है और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र नेता सोनम वांगचुक का आमरण अनशन आज मंगलवार को 17वें दिन में प्रवेश कर गया। वे नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों के विरोध में 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस दौरान उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और उनका वजन करीब 8.5 किलो कम हो चुका है। सोनम वांगचुक की प्रमुख मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो, पिछले 2 दिनों से सोनम सर की तबीयत बहुत ही खराब होती जा रही है। उनका वज़न जो है लगभग 8.5 किलो कम हो चुका है जब से उन्होंने अनशन किया है। आज अनशन का 16वां दिन है। 8.5 किलो वज़न कम हो चुका है उनका, और अब उनका मसल लॉस भी हो रहा है जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। अभी उनकी रिब्स बाहर आ रही है, पूरा रिब केज दिख रहा है मसल लॉस के कारण, और ब्लड प्रेशर भी लगातार कम आ रहा है। उनकी शुगर भी लगातार कम आ रही है। 65 के अराउंड उनकी शुगर आ रही है, जो होनी चाहिए 100 के अराउंड। तो विथ ईच पासिंग आवर उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। और इससे ज़्यादा मतलब शॉकिंग की बात यह है कि सरकार की तरफ से अभी तक किसी ने कोई बातचीत तक करने की कोशिश नहीं की है। इस देश का इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट, इतना बड़ा साइंटिस्ट 16 दिनों से भूखा है, अपनी जान दांव पर लगा रहा है। आप देख सकते हो उनकी हालत पीछे। वो इंसान उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, उन्हें चक्कर आ रहे। वो बैठ भी रहे, उठकर बैठ भी रहे तो उन्हें चक्कर आ रहे हैं। इस हालत में वो इंसान यहाँ पर पिछले 16 दिन से बैठा हुआ है, और फिर भी उसके बाद सरकार बात तक करने को तैयार नहीं की। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है सोनम वांगचुक ने? ऐसी कौन सी गलती कर दी है सोनम वांगचुक ने कि सरकार उनसे बात तक करने को तैयार नहीं है? किस चीज का इंतजार कर रही है सरकार? मैं सारे मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। क्यों आप एक बार अपने मिनिस्टर्स को या अपने ऑफिशियल्स को यहाँ भेज नहीं सकते? कम से कम बात तो करिए ना। इसी देश के नागरिक है, इसी देश के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है, इसी देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, तो आज उनसे आप बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत ही दुखद है। इतनी ज़्यादा इनसेंसिटिव और इतनी ज़्यादा एरोगेंट सरकार मुझे नहीं लगता कहीं और हो सकती है। हमें इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार इतनी ज़्यादा इनसेंसिटिव हो सकती है। हमें पता था ये लोग ब्रूटल है, हार्श है, लेकिन एक इंसान यहाँ अपनी जान दांव पर लगा रहा है। मतलब देखिए उनकी हालत है, फिर भी उसके बाद बात करने तक सरकार तैयार नहीं है। इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना के नेता उद्धव, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, अभिनेता नसरुद्दीन शाह, लेखिका अरुंधति रॉय समेत कई प्रमुख हस्तियों ने सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील की है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का कहना है कि सोनम वांगचुक की सेहत लगातार गिरती जा रही है और सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जंतर मंतर पहुंचकर अपना समर्थन देने की घोषणा की है। सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए,
आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं। आप प्लीज अपना धरना, अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। और कई तरीके हैं, और मैं उनके धरने पे परसों शाम को, बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा, उनको समर्थन अपना देने के लिए। इसके पहले संजय सिंह जी और आतिशी जी भी वहां ऑलरेडी जा चुके हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि सरकार इस आंदोलन पर क्या रुख अपनाती है और क्या बातचीत के जरिए इस गतिरोध का समाधान किया जाएगा, या फिर सोनम वांगचुक की बिगड़ती तबीयत के प्रति सरकार यूं ही उदासीन बनी रहेगी। गुजरात में आगामी रथ यात्रा से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया है। गुजरात एटीएस और मध्य प्रदेश एटीएस के संयुक्त ऑपरेशन में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े संदिग्धों के खिलाफ कार्यवाही तेज कर दी गई है। रथ यात्रा से पहले गुजरात एटीएस और मध्य प्रदेश एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जैश ए मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क का बड़ा खुलासा किया है। जांच एजेंसियों ने पहले सिद्धपुर, पालनपुर और चिखली में कुल 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया था। इसके बाद सिद्धपुर में आतंकियों के नेटवर्क से जुड़े और सुराग मिलने पर एटीएस ने एक और व्यापक अभियान शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान सिद्धपुर से 5 संदिग्ध व्यक्तियों को डिटेन कर पूछताछ की गई। स्थानीय पुलिस की मदद से कई इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। एटीएस की टीमों ने चाटावाड़ा गांव में गिरफ्तार संदिग्ध मोहम्मद अमीन शेरा के घर की तलाशी ली और उसके परिजनों से पूछताछ की। जांच एजेंसियां ये भी पता लगा रही है कि संदिग्धों ने सिद्धपुर में कौन कौन सा सामान खरीदा था और उसका नेटवर्क किन लोगों तक फैला हुआ है। शहर के व्यापारिक इलाकों में भी जांच का दायरा बढ़ाया गया है। फिलहाल एटीएस की कार्रवाई गुजरात भर में जारी है और एजेंसियों का मानना है कि पूछताछ के दौरान इस नेटवर्क से जुड़े और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में आज उम्मीदवारों के नामांकन की स्क्रूटनी की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा में सालों तक विधायक रहे योगेश पटेल का कुछ वक्त पहले निधन हुआ है। उनके निधन से खाली पड़ी मांजलपुर विधानसभा की सीट पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं, जिसके लिए नामांकन दर्ज कराने की कल आखिरी तारीख थी। आज उन नामांकनों की स्क्रूटनी की गई है, जिसमें 3 फॉर्म रद्द कर सिर्फ 2 फॉर्म मंजूर किए गए हैं। आज रोज 145 मांजलपुर विधानसभा बाय इलेक्शन માટે સ્ક્રુટિનીની પ્રક્રિયા યોજાઈ હતી। ગઈકાલ સુધી કુલ 15 ફોર્મ્સ 7 ઉમેદવારના આવ્યા હતા, જે પૈકી 2 ઉમેદવાર ડમી ઉમેદવાર હતા, એટલે કુલ 5 ઉમેદવારના ફોર્મ આવ્યા હતા। જે પૈકી આજે સ્ક્રુટિનીની પ્રક્રિયામાં કુલ 2 ઉમેદવારના ફોર્મ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે અને 3 ફોર્મ અમાન્ય કરવામાં આવ્યા છે। જે ફોર્મ નંબર 4 આપણે ઇસ્યુ કર્યું છે આજે, એમાં 2 ઉમેદવાર છે, એક ભારતીય જનતા પાર્ટી અને એક ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ, આ 2 ઉમેદવારના ફોર્મ માન્ય રાખવામાં આવ્યા છે। गुजरात के पाटन से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां महज 5,000 रुपए की उधारी को लेकर कथित ब्याजखोर ने एक महिला को जिंदा आग के हवाले कर दी। गुजरात के पाटन में ब्याजखोरी का एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय पिंकी पटनी ने घर के खर्च के लिए ब्याज पर 5,000 रुपए उधार लिए थे। जब महिला ने रकम चुकाने के लिए कुछ और समय मांगा तो आरोपी बाबू रावल ने उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। इस घटना में महिला गंभीर रूप से झुलस गई है, जबकि आरोपी बाबू रावल भी करीब 40% झुलस गया। घायल महिला को इलाज के लिए धारपुर के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कि पिंकीबेन पटनी गंभीर रूप से बर्न हो गई है और अभी हाल धारपुर सिविल हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट है। ये वर्दी के अकॉर्डिंग इमीडिएटली पाटन सिटी ए डिवीजन की पुलिस वहां पे पहुंच गई थी और पिंकीबेन पटनी ने जो भी फरियाद दिखाई उसके अकॉर्डिंगली पाटन सिटी ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में 444/2026 के नंबर से एफआईआर रजिस्टर की गई थी। ये एफआईआर की टूक विगत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो पिंकीबेन पटनी ने 1 महीने पहले अपने जो नेबर है बाबूभाई रावल, उनके पास से 5,000 रुपीज़ उधार पे लिए थे और ये जो पैसे लौटाने की या पैसे की लेन देन की जो बात थी उस पर दोनों में झगड़ा हो गया था। ये झगड़े के बारे में जब पिंकीबेन पटनी ने अपने जो नेबर के भाई है जीतूभाई पंचाल, उनसे जब ये बातचीत चल रही थी तभी इमीडिएटली वहाँ पे ये जो एक्यूज है बाबूभाई रावल, वहाँ पे एक बाल्टी में फ्लेमेबल लिक्विड लेके पहुँच गए थे और उन्होंने ये लिक्विड पिंकीबेन पटनी के ऊपर डाल दिया था। ये इंसिडेंट के बाद बाबूभाई रावल और पिंकीबेन पटनी दोनों गंभीर रूप से बर्न हो गए थे
और उनको ट्रीटमेंट के लिए धारपुर सिविल हॉस्पिटल में लेके गए थे। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट पिंकीबेन पटनी की हालत ज़्यादा गंभीर होते ही डॉक्टरों ने उन्हें अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के लिए रिफ़र कर दिया था और अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट डॉक्टरों ने उनको डेड डिक्लेयर किया था। ये घटना के बाद तुरंत ही जो भी भारतीय न्याय संहिता की रिलेवेंट सेक्शन है उनके अंतर्गत फर्दर जो भी सेक्शन लगती है उनका रिपोर्ट कोर्ट को दिया गया है। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। क्या आप अपने सपनों का घर, दुकान या प्लॉट किफायती कीमतों पर खरीदना चाहते हैं? तो आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आया है बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑक्शन मेला। 18 जुलाई 2026 शनिवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक ही जगह पर 119 प्रॉपर्टीज इन ऑक्शन। सभी प्रॉपर्टीज की जानकारी, फोटो, वीडियो, एक्सपर्ट की सलाह और इजी परचेज प्रोसेस, सभी चीजों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन। आइए और अपने सपनों की प्रॉपर्टी पसंद कीजिए। ऑक्शन फैसिलिटेशन सेंटर, कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंक ऑफ बड़ौदा, 5th फ्लोर, सूरज प्लाजा 3, सयाजीगंज, वडोदरा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6357014005। For years, Trinity has been turning home buying journeys into beautiful realities, shaping spaces where families thrive and dreams live. And now, we welcome you to a new landmark of elevated living. Welcome to Trinity Heights, where premium style meets absolute affordability, starting from just 60 lakh rupees. Perfectly located on Kalali Talsat Road, connecting you effortlessly to everything you need. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया। पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं, सारा गंदेविकर बिलिंग्स एंड ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। गुजरात के सतपुर में आदिवासी भील समाज ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर आवेदन देते हुए सरकार से उनकी मांगें पूरी करने की मांग की है और ऐसा नहीं करने पर आंदोलन तक की धमकी दी है। समस्त आदिवासी भिल गुजरात संगठन के नेतृत्व में सिद्धपुर में प्रांत अधिकारी को आवेदन सौंपा गया। इस आवेदन में डेडियापाड़ा विधायक चेतर वसावा और अन्य आदिवासी लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों में न्याय की मांग की गई। इसके अलावा वर्षों से बेघर परिवारों को आवास एलोकेट करने, 1950 से पहले के दस्तावेज मांगे बिना जाति प्रमाण पत्र जारी करने और शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग की गई। संगठन ने कहा कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा। आज समग्र सिद्धपुर भील समाज समग्र हमारा सिद्धपुरना आजूबाजू तालुकाना कांग्रेसना पक्षवाळा हमारा आम पार्टीना पक्षवाळा आज हमारा चेतरभाई वसावा साहेबने आ सरकारे सरकारना माफिया एवा माफिया तरीके तो मानु छूं जे सरकारना आवा खोटा अंदर बहन अमारा चेतरभाई वसावाना खोटे फरियादो दाखल करी, वन विभागना भी माणसों अंदर से खोटी दाखल फरियादो करीने अमारा चेतरभाई वसावा साहेबने आज जेल में पूर्या छे। तो ये पण एमना साथे एक बेन हता, एमनी 17 वर्षनी दीकरी हती
એ પણ આ સરકારને દેખાવામાં ના આવ્યું કે ના એમના જોડે કંઈ એવી આશા રાખી. મારે એમ કહેવું છે કે સમક્ષ ભાઈ અમારા ચેતરભાઈ વસાવાને જેલમાંથી મુક્ત કરવા જો આ વિષય કરવામાં નહીં આવે તો 2027-2029 29ની અંદર અમે આ સરકારને અમારી તાકાત બતાવી દઈશું. આદિવાસી તાકાત અમે બતાવીશું અને આમ આદમી પાર્ટીની તાકાત બતાવી દઈશું. જય જોહાર, જય આદિવાસી. બોલો. આવનાર સમયમાં આપની રણનીતિ શું રહેશે? આવતા સમયની અંદર અમારા આદિવાસીના પ્રશ્ન છે જળ જંગલ જમીન. જે આ લોકો આખા દેશમાં પણ આખા ગુજરાતમાં જે ખનિજ કરી રહ્યા છે, આદિવાસીના મકાનો તોડી રહ્યા છે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યની અંદર. અને અમારા આદિવાસીના અમે આ સરકારને 2013થી માગણી કરેલી છે કે અમને આદિવાસીઓને મકાન આપવા. અમે 150 મકાનની માગણી કરેલી છે, પણ હજુ સુધી અમને આ સરકારે કોઈ મદદ કરી નહીં. અહીંના ધારાસભ્ય પર અમે કેટલી વાર રજૂઆત કરી, અમે ધારાસભ્યને કેટલી વખત અમારા જોડે બોલાયા, પણ એ અમારા વિશે કોઈ એ લોકો અમારે ધ્યાન દોર્યું નથી. એટલી ચેતન વસાવા સાહેબની આગળની રણનીતિ 2017ની અંદર અમારા માનગઢની અંદર 2017-2027ની અંદર માનગઢની અંદર અમારા ભીલ પ્રદેશની માગણી છે. તો તમામ રાજ્યના આદિવાસી ત્યાં ભેગા થશે. ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન બીજા બી રાજ્યના ત્યાંના અમારા માણસો ભેગા છે અને અમે સરકાર પર ભીલ પ્રદેશની માગણી કરી રહ્યા છીએ. સરકાર હજુ સુધી અમારી કોઈ માગણીનો સ્વીકાર કરતી નથી. અમારા લગભગ 1500 આદિવાસી ત્યાં માનગઢની અંદર જે તે વખત અંગ્રેજોએ અમને મારી કાઢેલા હતી, એના માટે પણ અમે ભીલ પ્રદેશની માગણી માટે ત્યાં અમે ભેગા થયેલા છીએ. તો આ સરકારને અમારે કહેવું છે કે જો 2027ની અંદર नहीं था तो हमें अंदर आंदोलन. बीजो प्रश्न से हमारो जातिना दाखलानो. गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में आज उम्मीदवारों के नामांकन की स्क्रूटनी की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है. गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा में सालों तक विधायक रहे योगेश पटेल का कुछ वक्त पहले निधन हुआ है. उनके निधन से खाली पड़ी मांजलपुर विधानसभा की सीट पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं, जिसके लिए नामांकन दर्ज कराने की कल आखिरी तारीख थी. आज उन नामांकनों की स्क्रूटनी की गई है, जिसमें 3 फॉर्म रद्द कर सिर्फ 2 फॉर्म मंजूर किए गए हैं. आज रोज 145 માંજલપુર વિધાનસભા બાય ઇલેક્શન માટે સ્ક્રુટિનીની પ્રક્રિયા યોજાઈ હતી. ગઈકાલ સુધી કુલ 15 ફોર્મ્સ 7 ઉમેદવારના આવ્યા હતા, જે પૈકી 2 ઉમેદવાર ડમી ઉમેદવાર હતા એટલે કુલ 5 ઉમેદવારના ફોર્મ આવ્યા હતા. જે પૈકી આજે સ્ક્રુટિનીની પ્રક્રિયામાં કુલ 2 ઉમેદવારના ફોર્મ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે અને 3 ફોર્મ અમાન્ય કરવામાં આવ્યા છે. જે ફોર્મ નંબર 4 આપણે ઇસ્યુ કર્યું છે આજે, એમાં 2 ઉમેદવાર છે, એક ભારતીય जनता पार्टी और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस. आ 2 उम्मीदवार फॉर्म मान्य रखवामां आव्या छे. गुजरात के वडोदरा में पैसों की लेन देन के मामूली विवाद ने एक युवक की जान ले ली, जिससे संस्कारी नगरी में हड़कंप मच गया है. वडोदरा के किशनवाड़ी में पैसों की लेन देन को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. जानकारी के अनुसार 19 वर्षीय सुमित वणजारा पर 7 से अधिक लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल सुमित को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. पुलिस जांच में सामने आया है कि कुल 9 आरोपियों ने 3 लोगों पर हमला किया था, जिसमें से सुमित की जान चली गई. पुलिस ने सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि घटना के दौरान सुमित के पिता समेत परिवार के अन्य सदस्य और आसपास के लोग भी घायल हुए थे. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. परिजनों का कहना है कि पैसों की लेन देन को लेकर यह विवाद लंबे समय से चल रहा था, जिसके चलते हत्या को अंजाम दिया गया है. आ किशनवाड़ी विस्तार बनाव बन्यो छे. मारो भाई छे, काकानो छोकरो, भाईनो छोकरो छे, भत्रीजो छे मारो. ये भत्रीजाने किशनवाड़ीमां पेला 4-5 छोकराओ भेगा थईने अमारा वणजारा समाजना छोकराओ छे એને પકડીને ઝઘડો થયો તો બાપા જોડે તો છોકરો વચ્ચે ગયો. છોકરો ભોળો છે અને છોકરો વચ્ચે પડ્યો છે અને છોકરાને 2-3 ચક્કુ મારીને માર્યા છે. 4 જણા ભેગા થઈને એકલા છોકરાને બાજુમાં લઈ જાય. તો અમારો એક જ નિર્ણય છે, મારા મનથી મેં એમ કહું છું, બસ બીજે અમારા પોલીસ ન્યાય મળે તો સરસ, અમારે ન્યાય જોઈએ, બીજું કંઈ નહીં જોતું. न्याय नहीं मिलता हमें, ज्यार सुधी हमें न्याय नहीं मिलता सुधी हमें बॉडी અહીંથી લઈ જવાનું નથી. कहने को तो गुजरात का वडोदरा शहर स्मार्ट सिटी है, लेकिन वडोदरा की स्थिति देखकर यह स्मार्ट सिटी की बजाय पिछड़ा हुआ शहर ज्यादा लगता है. कुछ ऐसा ही हाल परशुराम भट्टे का है, जहां बिना बारिश के ही बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले. वडोदरा के सयाजीगंज के परशुराम भट्टा गरनाले में बिना बारिश के ही पानी भर गया, जिससे आसपास के इलाके जलमग्न हो गए.
सड़क पर पानी भरने से स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश नहीं होने के बावजूद जल भराव होना शहर की कमजोर ड्रेनेज और सीवर व्यवस्था दर्शाता है। उनका आरोप है कि ऐसी समस्या बार बार सामने आ रही है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा। इस मामले लोगों ने वडोदरा महानगर पालिका से मांग की है कि जल भराव के कारणों की जांच कर तत्काल पानी निकालने की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने। जेठवद अमावस्या और मंगलवार के पावन संयोग के मौके पर वडोदरा के प्रसिद्ध तीर्थ धाम कुबेर भंडारी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। जेठवद अमावस्या और मंगलवार का शुभ संयोग होने के कारण गुजरात के वडोदरा जिले के पवित्र तीर्थ स्थल कुबेर भंडारी में तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया। गुजरात के विभिन्न जिलों के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। भक्तों ने मंदिर में भगवान कुबेर और भगवान शिव का जलाभिषेक किया तथा विशेष पूजा अर्चना कर जीवन में सुख, समृद्धि, आर्थिक उन्नति और परिवार की मंगल कामना की। मान्यता है कि इस पावन अवसर पर कुबेर भंडारी के दर्शन और पूजा करने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और स्थानीय पुलिस द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई। दर्शन के लिए बैरिकेडिंग, कतार व्यवस्था, सुरक्षा और पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। आज मंगलवार का दिन है। सभी जानते हैं कि कुबेर दादा के इस प्रांगण में अमावस्या के दिन लाखों की संख्या में भक्तजन आते हैं, जो कि पूरे महाराष्ट्र से, एमपी, राजस्थान, गुजरात, सभी जगह से दूर दूर से चलते हुए लोग आते हैं, कुबेर दादा से अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अमावस्या के दिन कुबेर दादा का दर्शन, महाकाली माँ का दर्शन विशेष इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुबेर दादा ने महाकाली माँ के संरक्षण में तपस्या किया था, तो इसके लिए महाकाली माँ का भी दर्शन किया जाता है। साथ में सभी भक्तों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है और सबसे हम निवेदन करते हैं, नर्मदा मैया में स्नान करते समय, आचमन करते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। जो भी अपना कुछ वस्तुएं हैं तो वहाँ डस्टबिन होगा तो डस्टबिन में ही डालें। साफ सफाई रखेंगे तो हम सबको भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा और आप सभी भक्तों को कुबेर दादा, महाकाली माँ का आशीर्वाद ऐसे ही प्राप्त होता रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी को जय कुबेर, जय महाकाली माँ। गुजरात के पाटन में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के उपलक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण की अनोखी पहल की गई, जिसमें 251 देसी प्रजातियों के पौधे लगाकर हरित भविष्य का संदेश दिया गया। गुजरात के पाटन में पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई। पाटन के नौरता गांव के महाकाली पीपल वन में जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रशांत जिलोवा की मौजूदगी में जगन्नाथ प्रकृति वन का शुभारंभ किया गया। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के पावन अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में 251 देशी प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और भगवान जगन्नाथ की आरती के साथ वृक्षारोपण कर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया गया। इस मौके पर कलेक्टर डॉक्टर प्रशांत जिलोवा ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण हमारी आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी है और हर नागरिक को अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। આજે જગન્નાથ પ્રકૃતિ વનની મુલાકાત લીધી અને આજે જે શુભ કાર્ય અહીંયા થઈ રહ્યું છે કે આપણે સૌ મળીને પ્રકૃતિનો શું મહત્વ છે એના ઉપર વધારે ભાર મૂકીને અહીંયા 251 વૃક્ષોનું આજે વાવેતર થઈ રહ્યું છે અને આ આખા એરિયામાં મહાકાળી પીપળ 40 થી 50 હજાર વૃક્ષોનું વાવેતર ઓલરેડી થઈ ચૂક્યું છે। તો આમાં અમે હવે બધી ટીમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા અને અભિનંદન પાઠવીએ છીએ કે જે રીતે એ લોકો પ્રકૃતિને ઉપર જેટલે વધારે ભાર મૂકીને કામ કરી રહ્યા છે એ રીતે આગળ વધે અને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા। થેન્ક यू। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। क्या आप अपने सपनों का घर, दुकान या प्लॉट किफायती कीमतों पर खरीदना चाहते हैं? तो आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आया है बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑक्शन मेला। 18 जुलाई 2026 शनिवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक
एक ही जगह पर 119 प्रॉपर्टीज इन ऑक्शन। सभी प्रॉपर्टीज की जानकारी, फोटो, वीडियो, एक्सपर्ट की सलाह और इजी परचेज प्रोसेस, सभी चीजों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन। आइए और अपने सपनों की प्रॉपर्टी पसंद कीजिए। ऑक्शन फैसिलिटेशन सेंटर, कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंक ऑफ बड़ौदा, 5th फ्लोर, सूरज प्लाजा 3, सयाजीगंज, वडोदरा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6357014005। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के अरवली में वाहन चोरी के मामले लगातार दर्ज हो रहे थे, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस को बाइक चोरों को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। अरवली एलसीबी पुलिस ने बाइक चोरी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से अरवली, साबरकांठा और अहमदाबाद जिलों से चोरी की गई 9 मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपी रात के समय बाइक चोरी कर उन्हें पड़ोसी राज्य राजस्थान में सस्ते दामों में बेच देता था। इस मामले पुलिस आगे की जांच और कार्यवाही में जुटी है। અરવલ્લી પોલીસ એલસીબી અને અન્ય ટીમો વારંવાર ડીજી સાહેબની અને આઈજી સાહેબની સૂચના હતી પ્રોપર્ટી ઓફેન્સના ગુનાઓ રજીસ્ટર કરવા બાબતે અને પ્રોપર્ટી ઓફેન્સના ગુનાઓ ડિટેક્ટ કરવા, એના સંદર્ભે એલસીબીની ટીમ અને પોલીસ સ્ટેશનોની ટીમ અલગ અલગ વાહન ચેકિંગ કરી રહી હતી। એ દરમિયાન કુલ 9 બાઇકો બે અલગ અલગ ગેંગ સાથે પોલીસે પકડેલી છે, જેમાં એક આરોપી છે અમારો નરેશ કરીને જે આરોપી છે અને એની સાથે એક જગદીશ કરીને આરોપી છે। એમાંથી એક આરોપી પકડાયો છે, એક આરોપી અમારો પકડવાનો બાકી છે। એની પાસેથી અમે 6 બાઇકો કબજે કરી છે ટોટલ। એમો એવી છે કે મોડાસા અને આજુબાજુના વિસ્તારમાંથી બાઇકો ડુપ્લિકેટ ચાવીથી કે અન્ય રીતે ચોરી કરી અને અહીંથી રાજસ્થાન લઈ જવાની। બંને આરોપીઓ જે છે સિમલવાડાના રાજસ્થાનના રહેવાસી છે। રાજસ્થાનમાં ઓછા ભાવે 3000 4000 જેવી નાની રકમમાં બાઇકો વેચી દેવાની અને ફરીથી જ્યારે પૈસા ખૂટી જાય એટલે બીજી બાઇક ચોરી કરવા માટે અહીંયા આવી જવાનું। આ એમઓના આધારે એણે અત્યાર સુધીમાં 6 બાઇકો કબૂલ કરી છે। 6 બાઇકો અમે કબજે કરી છે। એ ઉપરાંત એક જુવેનાઇલ આરોપી અમે
ટિન્ટોઈ પોલીસ સ્ટેશન અને એલસીબી પોલીસ સ્ટેશનના સંયુક્ત પ્રયાસથી પકડ્યો છે અને એ આરોપી પાસેથી કુલ 3 બાઇકો કબજે કરી છે. એક બાઇક મોડાસા ટાઉનમાંથી ચોરી થયેલી અને અન્ય એક બાઇક અમદાવાદ સિટી અને એક હિંમતનગરથી ચોરી થયેલી છે. આવી રીતે કુલ 9 बाइकों અત્યાર સુધી. दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्र नेता सोनम वांगचुक का आमरण अनशन लगातार जारी है. अनशन का आज 17वां दिन है और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है. दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र नेता सोनम वांगचुक का आमरण अनशन आज मंगलवार को 17वें दिन में प्रवेश कर गया. वे नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों के विरोध में 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे हैं. इस दौरान उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और उनका वजन करीब 8.5 किलो कम हो चुका है. सोनम वांगचुक की प्रमुख मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए. तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो पिछले 2 दिनों से सोनम सर की तबीयत बहुत ही खराब होती जा रही है. उनका वज़न जो है लगभग 8.5 किलो कम हो चुका है जब से उन्होंने अनशन किया है. आज अनशन का 16वां दिन है. 8.5 किलो वज़न कम हो चुका है उनका और अब उनका मसल लॉस भी हो रहा है जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है. अभी उनकी रिब्स बाहर आ रही है, पूरा रिब केज दिख रहा है मसल लॉस के कारण और ब्लड प्रेशर भी लगातार कम आ रहा है. उनकी शुगर भी लगातार कम आ रही है. 65 के अराउंड उनकी शुगर आ रही है जो होनी चाहिए 100 के अराउंड. तो विथ ईच पासिंग आवर उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है. और इससे ज़्यादा मतलब शॉकिंग की बात यह है कि सरकार की तरफ से अभी तक किसी ने कोई बातचीत तक करने की कोशिश नहीं की है. इस देश का इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट, इतना बड़ा साइंटिस्ट 16 दिनों से भूखा है, अपनी जान दांव पर लगा रहा है. आप देख सकते हैं उनकी हालत पीछे. वो इंसान उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है. उन्हें चक्कर आ रहे, वो बैठ भी रहे, उठकर बैठ भी रहे तो उन्हें चक्कर आ रहे हैं. इस हालत में वो इंसान यहाँ पर पिछले 16 दिन से बैठा हुआ है और फिर भी उसके बाद सरकार बात तक करने को तैयार नहीं की. ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है सोनम वांगचुक ने? ऐसी कौन सी गलती कर दी है सोनम वांगचुक ने कि सरकार उनसे बात तक करने को तैयार नहीं है? किस चीज़ का इंतजार कर रही है सरकार? मैं सारे मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं. क्यों आप एक बार अपने मिनिस्टर्स को या अपने ऑफिशियल्स को यहाँ भेज नहीं सकते? कम से कम बात तो करिए ना. इसी देश के नागरिक है, इसी देश के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है, इसी देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है. तो आज उनसे आप बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं. ये बहुत ही दुखद है. इतनी ज़्यादा इनसेंसिटिव और इतनी ज़्यादा एरोगेंट सरकार मुझे नहीं लगता कहीं और हो सकती है. हमें इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार इतनी ज़्यादा इनसेंसिटिव हो सकती है. हमें पता था ये लोग ब्रूटल है, हार्श है, लेकिन एक इंसान यहाँ अपनी जान दांव पर लगा रहा है. मतलब देखिए उनकी हालत है. फिर भी उसके बाद बात करने तक सरकार तैयार नहीं है. इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना के नेता उद्धव, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, अभिनेता नसरुद्दीन शाह, लेखिका अरुंधति रॉय समेत कई प्रमुख हस्तियों ने सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील की है. कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का कहना है कि सोनम वांगचुक की सेहत लगातार गिरती जा रही है और सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जंतर मंतर पहुंचकर अपना समर्थन देने की घोषणा की है. सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं. आप प्लीज अपना धरना, अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए. और कई तरीके हैं और मैं उनके धरने पे परसों शाम को, बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा उनको समर्थन अपना देने के लिए. इसके पहले संजय सिंह जी और आतिशी जी भी वहां ऑलरेडी जा चुके हैं. अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि सरकार इस आंदोलन पर क्या रुख अपनाती है और क्या बातचीत के जरिए इस गतिरोध का समाधान किया जाएगा या फिर
सोनम वांगचुक की बिगड़ती तबीयत के प्रति सरकार यूं ही उदासीन बनी रहेगी। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन ने मॉनसून के दौरान बेहतर कार्यवाही के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिससे वीएमसी के पदाधिकारियों को कामकाज में सहूलियत होगी। वडोदरा कॉरपोरेशन ने बारिश के मौसम में कम्युनिकेशन को मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों को वॉकी टॉकी उपलब्ध कराए हैं। वडोदरा के म्यूनिसिपल कमिश्नर समेत के सैनिटरी इंस्पेक्टर, ड्रेनेज और जल विभाग के अधिकारियों को ये डिवाइस सौंपे गए हैं। इसका उद्देश्य सभी विभागों के बीच बेहतर कम्युनिकेशन बनाए रखना और मोबाइल नेटवर्क या बैटरी जैसी समस्याओं के बावजूद फौरन कार्यवाही सुनिश्चित करना है। वीएमसी के म्यूनिसिपल कमिश्नर का मानना है कि इस व्यवस्था से मॉनसून के दौरान जल भराव और अन्य आपात स्थितियों में राहत कार्य अधिक प्रभावी ढंग से किए जा सकेंगे। वॉकी टॉकी અમે એટલા માટે લાવ્યા છે કે આ ડિઝાસ્ટર સમયમાં જરૂરિયાત પડે છે, કારણ કે મોબાઈલ કવરેજનું ઇશ્યુઝ આવી શકે છે અને લોકોને થોડું અલર્ટ રહીને કામગીરી કરવા માટે આ સિસ્ટમ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા છે। ખાસ કરીને સેનિટરી ડિપાર્ટમેન્ટના સફાઈ મિત્રો સવારે 7 વાગે આવે, રોડ સફાઈ વ્યવસ્થિત થાય અને આમાં રિપોર્ટિંગ લેતા વખત અમુક વખતે લોકો જોવા ના મળે, એટલે પ્રોપર રિપોર્ટિંગ આપવા માટે સેનિટરી ઇન્સ્પેક્ટર્સે તમામને આપ્યું છે અને સવારે મ્યુનિસિપલ સર્વિસમાં પાણી અને ડ્રેનેજનું મોટા સમસ્યાઓ ના આવે એને કંટ્રોલમાં લાવવા માટે વોટર ડિપાર્ટમેન્ટ, ડ્રેનેજ ડિપાર્ટમેન્ટ અને સેનિટેશન ડિપાર્ટમેન્ટને વોકી ટોકી આપવામાં આવી છે। ડેપ્યુટી કમિશનર, એસિસ્ટન્ટ કમિશનર, સેનિટરી ઇન્સ્પેક્ટર્સ, ડ્રેનેજ ડિપાર્ટમેન્ટ અને પાણીના ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે અને ફાયરના ડિપાર્ટમેન્ટ તો પહેલાંથી છે જ, એટલે ઓફિસર્સમાં થોડું અલર્ટનેસ આવે, કર્મચારીઓ સારી રીતે કામગીરી કરી શકાય, પબ્લિકનું સારું રેસ્પોન્સ આપે, સિટીને વધારે સ્વચ્છ રાખી શકે, પાણીની સમસ્યા, ડ્રેનેજની સમસ્યાનું હલ કરી શકાય, એ દિશાથી અને આવનારા દિવસોમાં જે યુનિફોર્મ સિસ્ટમ અમે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા છે એ પણ તમામ પહેરવાનું શરૂ કરી દીધું છે। ધીરે સિસ્ટમ ડિસિપ્લિનમાં લાવવા માટે અને વધારે એફિશિયન્ટલી પબ્લિકની સેવા આપી શકાય, એ ઈચ્છાથી આ સિસ્ટમ્સ લાવવામાં નક્કી કરી। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी के 447 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। न्यूज़ रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।